हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में हम ये भी समझेंगे कि धारा 3/4 ही क्यों लगा देती है पुलिस, इसके अलावा अन्य कोई धारा भी लगती है क्या, धारा 3 में क्या है, धारा 4 में क्या है। समस्त अधिनियम को हम एक बार में ही समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम को। इसमें जो धारा 1 है, ये कब लागू कब हुआ था? 20 मई 1961 को लागू हुआ था। धारा 1 के अंतर्गत क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। और विस्तार संपूर्ण भारत में है। प्रारंभ 20 मई 1961 से हो गया था। धारा 2 क्या कहती है? दहेज की परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत की गई है कि दहेज होता क्या है। दहेज होता है विवाह के संबंध में कोई भी संपत्ति, विवाह के संबंध में कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति क्या हो सकती है? कोई चेक हो सकता है मूल्यवान प्रतिभूति, जो किसी भी पक्षकार द्वारा स्वयं, किसी भी पक्षकार द्वारा मतलब स्वयं, पक्षकार से मतलब वर या वधू दोनों हो गए, स्वयं या उसके माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्षकार को या अन्य व्यक्ति को विवाह के पूर्व या बाद में दी गई हो, या उसका कोई भी करार हुआ हो, कोई भी समझौता हुआ हो, तब ये संपत्ति दे दी जाएगी। इसमें अपवाद क्या है? मुस्लिम सुई विधि है, जो शरीयत है, उसमें जो मेहर दी जाती हैं वो दहेज के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो मामला क्या आया कि संपत्ति दी जाए किसके? विवाह के संबंध में। विवाह के संबंध में दी जाए, चाहे वर दे या वधू, दोनों में से कोई भी दे। किसके अंतर्गत आएगा? दहेज के अंतर्गत आएगा। तो ये दहेज की परिभाषा थी। अब आ गई हमारी धारा 3। धारा 3 अक्सर कर पुलिस सबसे ज्यादा लगाती है, या धारा 3/4 के ही मुकदमे सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं। तो धारा 3 को समझेंगे। धारा 3 में क्या है? दहेज लेने व देने के लिए दंड। मतलब दहेज लेना भी दंड है और दहेज देना भी दंड है, दोनों दंड है। इसमें क्या है? जो कोई दहेज लेगा या देगा या दहेज लेने देने के लिए क्या करेगा? दुष्प्रेरित करेगा, तो कितने सजा का प्रावधान किया? 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा है, 10,000 रुपए तक जुर्माना, या जितनी दहेज की रकम है, चाहे तो 10,000 रुपए या दहेज की रकम जो भी ज्यादा होगा उतने जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय पर्याप्त और अपने लिखित विशेष कारणों द्वारा सजा को 6 माह से कम भी कर सकता है। यह धारा 3 में ही लिखा गया है। और इसमें क्या है कि जो भेंट दी जाती है, भेंट का बिना मांग न की गई हो, विवाह के समय चाहे वधू को दी जाए या वर को दी जाए, दूल्हा और दुल्हन दोनों में से किसी को दी जाए बिना मांग के, और उनकी एक सूची बनाई जाएगी। जो इस अधिनियम में जो नियम बनाए गए हैं, नियम बनाने की शक्ति कहां पे है? धारा 9 के अंतर्गत सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। तो उस सूची में प्रावधान है कि एक सूची ऐसी बनाई जाएगी कि किस व्यक्ति द्वारा क्या क्या भेंट उसको दी गई हैं। लेकिन ये भेंट किसके अंतर्गत नहीं आएंगी? दहेज के अंतर्गत ये भेंटें नहीं आएंगी। ये क्या कहती है हमारी धारा 3? एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट लें इसका। अब समझते हैं हम धारा 4 को। दहेज मांगने के लिए शास्ति, मतलब दहेज मांगने के लिए दंड। अब हमने धारा 3 में क्या पढ़ा था? दहेज लेना देना। तो जब दहेज लिया गया या दिया गया, उस कंडीशन में धारा 3 लागू होती है। परंतु अगर मांग की जा रही है केवल, तो धारा 4 लागू होती है। तो धारा 4 में क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति हो, वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदार से या संरक्षक से दहेज की मांग करेगा, तो सजा का प्रावधान किया गया 6 माह से 2 वर्ष तक प्लस 10,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा। लेकिन न्यायालय अपने पर्याप्त और लिखित कारणों से 6 माह से कम भी दंड अधरोपित कर सकता है। ये धारा 4 थी। तो अक्सर करके प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ देखा होगा कि हमने इतना दहेज उस समय शादी के समय पे दिया था, और उसके बावजूद भी उससे दहेज की मांग की जा रही है। तो धारा कौन सी लगती है? 3/4। मांग करने पे कौन सी? धारा 4। और दहेज लेने पे कौन सी? धारा 3।
अब समझेंगे धारा 4 का क्या कहती है। 4 का है विज्ञापन पर पाबंदी। यदि कोई व्यक्ति किसी समाचार पत्र, सामयिक पत्रिका या किसी अन्य माध्यम से अपने पुत्र या पुत्री की किसी अन्य नातेदार के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में किसी संपत्ति या अंश व्यापार में प्रस्ताव कर विज्ञापन प्रकाशित करता है, कहीं पे कोई संपत्ति लेने के लिए शादी के संबंध में अगर विज्ञापन प्रकाशित करता है तो सजा का प्रावधान ज्यादा कर दिया गया है। इसमें 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया, प्लस 15,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा, परंतु न्यायालय उसे 6 माह से दंड भी कम दे सकता है अन्य धाराओं की भांति। ये धारा 4 का कहती है। अब धारा 5 क्या कहती है, दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। जो भी करार किया गया है दहेज लेने और देने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत वो शून्य हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले। फिर धारा 6 समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 6 क्या कहती है, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। जो भी दहेज लिया गया है वो उसकी पत्नी या उसके वारिसों को ही दिया जाएगा। अब ये क्या है कंडीशन, ये कंडीशन है मान लो एक महिला के ससुर द्वारा दहेज लिया गया, अब उसको महिला को नहीं दिया उसे वापस, तब की कंडीशन है ये कि धारा 6 भी लागू होगी। अभी आपने देखा होगा कि दहेज मृत्यु अगर कहीं पे हो जाती है तो मायके वाले सामान भर ले जाते हैं, तो वो प्रावधान कहां पे है, वो इसी के अंतर्गत है। तो समझेंगे धारा 6 को, जहां किसी स्त्री के विवाह के संबंध में कोई दहेज उस स्त्री से भिन्न व्यक्ति, मतलब उस स्त्री के अलावा जिसकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, उससे भिन्न कोई व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या करेगा। विवाह से पूर्व अगर दहेज लिया गया है, विवाह से पूर्व जो दहेज लिया गया है, तो विवाह के 3 माह के अंदर क्या करेगा, 3 माह के अंतर्गत उस महिला को दे देगा। और यदि विवाह के समय या विवाह के बाद लिया गया है तो जब लिया गया है प्राप्ति के 3 माह के अंदर दे देगा। और यदि स्त्री नाबालिग थी, शादी के समय पे नाबालिग थी, तो वो बालिग जब हो जाती है 18 वर्ष पूर्ण होने के 3 माह के अंदर, तो 18 वर्ष पूर्ण होने के 3 माह के अंदर उसको स्त्री को दे दिया जाएगा वो धन। ये कंडीशन थी। ये एक अलग बात है कि बाल विवाह के अंतर्गत आ जाएगा, वो एक अलग प्रावधान है। मैं अभी आपको बता रहा हूं केवल जो दहेज स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया है तो वो उस महिला के फायदे के लिए होगा, उसी को दिया जाएगा। और क्या कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में वो अंतरित नहीं करता है, जो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में वो व्यक्ति उस धन को वापस उस महिला को नहीं करता है, तब की कंडीशन में उसको सजा का प्रावधान कितना है, 6 माह से 2 वर्ष तक या 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत है। और क्या कंडीशन है उसे समझेंगे इसके अंतर्गत। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। अब इसकी उपधारा 3 आती है। उपधारा 3 क्या कहती है, हकदार स्त्री के प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु होने पर जिसका हक था उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। मान लो पहली जो कंडीशन थी उपधारा 1 में 3 माह वाली, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तब स्त्री के वारिस दावा करने के हकदार होंगे। उसके जो वारिस होंगे, मतलब उसके बच्चे हो सकते हैं, तो वो दावा करने के लिए हकदार होंगे, परंतु विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत अगर अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर, 7 वर्ष के अगर अंदर मृत्यु हुई है उस महिला की, तब की कंडीशन में क्या होगा, अगर उस महिला के बच्चे नहीं हैं तो उसके माता पिता, मतलब कि मायके वालों को वो संपत्ति दी जाएगी, और अगर उसके बच्चे हैं तो वो संपत्ति उनके बच्चों को होगी, और बच्चे जब तक नाबालिग हैं तो वो न्यास के रूप में रहेगी। मतलब जो भी व्यक्ति उस संपत्ति को रखेगा वो उसका न्यासी होगा। न्यासी से मतलब समझ रहे होंगे कि मतलब उसकी देखभाल करने वाला होगा, लेकिन फायदे के लिए किसके लिए होगी, उसके बच्चों के लिए। तो ये दोनों कंडीशन मैंने अभी बताई है आपको। अगर उपधारा 3 का क्या कहती है, अगर वो व्यक्ति संपत्ति को वापस नहीं करता है तब की कंडीशन में उपधारा 2 में उसे दंड दिया जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। उस दंड के अतिरिक्त जितनी भी संपत्ति थी
उसकी रकम उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, जुर्माने के रूप में उससे वसूल की जाएगी। ये धारा 3 का के अंतर्गत है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब समझेंगे धारा 7 को। धारा 7 क्या कहती है? अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान सभी धाराओं की तरह पुलिस रिपोर्ट पर होगा या माता पिता या नातेदार या अन्य मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था के प्रवाद पर करेगा, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा यह विचारणीय होगा। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से नीचे कोई मजिस्ट्रेट इसका विचारण नहीं कर सकता है। धारा 8 कहती है कि कतिपय प्रयोजनों के लिए अपराध संज्ञेय, जमानतीय और असमनीय होंगे। तो अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे, जमानतीय होंगे और असमनीय होंगे। धारा 8 का कहती है कतिपय मामलों में सबूत का भार, जो धारा 3 है और धारा 4, इसमें सबूत का भार किस पे होगा? अभियुक्त पे। अभियुक्त सिद्ध करे इस बात को कि मैंने दहेज नहीं लिया था, ये धारा 3 के अंतर्गत हो गया। और अभियुक्त ही सिद्ध करे धारा 4 के अंतर्गत कि मेरे द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई थी। क्योंकि अभियोजन पर साबित करने का भार होता है किसी भी अपराध में, परंतु इसके अंतर्गत क्या किया गया? सबूत का भार होगा अभियुक्त पे। अभियुक्त सिद्ध करे कि मैंने अपराध नहीं किया है। कौन कौन सी? धारा 3 और 4 के अंतर्गत। और समझेंगे क्या है इसमें। धारा 8 खा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति है। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करेगी। उपधारा 1 कहती है। उपधारा 2 कहती है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी अधिनियम के उपबंधों का पालन कराएगा, मतलब उसके कर्तव्य हैं, पालन कराएगा, अपराध को रोकेगा, अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करेगा और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगा। जो भी राज्य सरकार नियम बनाते हैं उनका पालन करेगा। ये कहा गया किसके अंतर्गत? उपधारा 2 के अंतर्गत। अब उपधारा 3 क्या कहती है? राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस की शक्तियां प्रदान कर सकती है। पुलिस की शक्तियों से मतलब क्या हो गया? अपराध संज्ञेय हो गया तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा तत्काल। पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई भी संज्ञेय अपराध घटित होता है तो धारा 35 BNSS की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे तत्काल अरेस्ट कर सकता है। उसी प्रकार से इसके अंतर्गत क्या है? अपराध संज्ञेय है तो उसको पुलिस अधिकारी की शक्तियां अगर प्राप्त हो गई तो वो भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसके सामने कोई अपराध हो रहा है। उपधारा 4 क्या कहती है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह देने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए सलाहकार बोर्ड होगा। सलाहकार बोर्ड में 5 सदस्य होंगे। 5 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होंगी। ये ऐसा प्रावधान किया गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट धारा आ गई हमारी 9। धारा 9 के अंतर्गत है नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार, क्योंकि अधिनियम क्या है? केंद्र का है, राज्य का नहीं है। राज्य अधिनियम नहीं है, केंद्र का है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। धारा 9 के अंतर्गत है। और धारा 10 है निरसन, मतलब इससे पूर्व, इस अधिनियम से पूर्व 2 अधिनियम लागू थे। आंध्र प्रदेश डायरी प्रोविजन एक्ट 1958 और बिहार डायरी प्रोविजन एक्ट 1950। उनको क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया इस एक्ट के आने के बाद में। तो ये था हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगर अधिनियम समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।